ओके। स्लाइड नजर आ रही है। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। आप सज्जन को इस सुविचार में भाग लेने के लिए मेरा कोटि कोटि नमन। एक आदर्श वेदांतरियन रात को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठकर ध्यान करते हैं, व्यायाम करते हैं। 8 बजे हमें भूख लगती है, वो खाना खाते हैं। 12 बजे पुनः भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। और शाम को 8 बजे वापस भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। और वापस 10 बजे होते हमें नींद आने लगती है, हम सो जाते हैं। हम इसे आदत कहते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसको एक नया नाम दिए हैं। कुछ सालों से है, लेकिन हमारे लिए तो फिलहाल नया है। एक नया नाम दिए हैं इसे। ये उन्हें सर्केडियम रिदम या सर्केडियम लय कहते हैं। एक गायक को अपने सुर और ताल में रहना कितना आवश्यक है, वैसे ही हमारे शरीर को इस सर्केडियम लय में रहना बहुत आवश्यक है। अगर उस वो लय बिगड़ जाती है अगर वह लय बिगड़ जाती है तो उसके परिणाम क्या होंगे, चलो आज सत्संग में हम जानेंगे। शुरुआत में हम सर्केडियम लय का परिचय करते हैं। ये सर्केडियम रिदम या सर्केडियम लय है क्या? सर्केडियम लय किसी जीव जंतु में 24 घंटे की अवधि में होने वाली जैविक प्रक्रिया है। ये विभिन्न मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक कार्यों को नियंत्रित करती है। ये आपके शरीर में तापमान, प्यास, भूख, वजन, रक्तचाप, भावनाओं और अन्य कई और नींद पे गहरा प्रभाव डालता है। ये सर्केडियन लय हमारे शरीर के आंतरिक घड़ी द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये एक मैकेनिज्म है जो विभिन्न मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं के समय और अवधि को नियंत्रित करता है। जैसे कि हम रात को 10 बजे सो जाते हैं, ये एक समय हो गया। और अवधि, हम कुछ 7 या 8 घंटे सो के सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ जाते हैं। तो इस अवधि को और समय को नियंत्रित करता है ये सर्केडियन लय। बाहरी संकेत, सर्केडियन लय बाहरी संकेत से प्रभावित हो जाता है, जैसे कि रोशनी, प्रकाश, तापमान, जो शरीर के आंतरिक घड़ी को रीसेट कर देता है और विभिन्न मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं के समय को बदल देता है। उदाहरण के रूप में, जब हम सुबह उठते हैं और सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं, तो शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का हार्मोन को विकसित करना शुरू कर देता है। ये हार्मोन हमको चुस्त और फुर्तीला बना देता है और हम हमारे कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। और रात जैसे ढलती है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन को विकसित करता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। चलो देखते हैं इसका इतिहास और खोज के बारे में। सर्केडियम रिदम की खोज, सर्केडियम लय का अवधारणा का वर्णन पहली बार 8वीं शताब्दी में जीन जैक्स द्वारा किया गया था, जिन्होंने 24 घंटे के चक्र में, यानी 24 घंटे की अवधि में एक पौधे की पत्तियों की गतिविधियों के बारे में समझा। और ये इस निर्णय में पहुंचे कि हर जीव जंतु में एक आंतरिक घड़ी होती है और एक आंतरिक घड़ी उपस्थित होती है। हम इसे इंटरनल क्लॉक कहते हैं।
2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस द्वारा रिसर्च किया गया था, इसमें गहरा रिसर्च किया गया था और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद से काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम और मानव स्वास्थ्य। सर्केडियन लय नींद, सोना और जागने के चक्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम समय पे सो जाते हैं और उठ जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है अगले दिन? हमारे हम हमारे शरीर में अच्छा ऊर्जा महसूस करते हैं, हमें अच्छा लगता है और हमें सारे काम करने में हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा होती है और हमारे सारे काम हम सक्षम या अच्छी तरह कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं और हमें खुशी मिलती है। महज़ 2 दिन रात आप मत सोइए, बिल्कुल मत सोइए और देखिए क्या होता है। अगले दिन आप क्या महसूस करोगे? थकान महसूस करोगे। क्या आपके जो कार्य करने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति होती है, ऊर्जा होती है? नहीं। क्या आपके कार्य सफल होते हैं? नहीं। इससे क्या क्या होता है? आप दुखी होते हैं। सर्केडियन रिदम में व्यवधान को विनिम विभिन्न नींद संबंधित विकारों से जोड़ा गया है और बीमारी जैसे इंसोम्निया आप सबने सुना ही होगा। किसी को नींद नहीं आती है, अगर आ भी जाती है तो पूरी तरह सो नहीं पाते हैं और स्लीप एप्निया के नामक बीमारी से जोड़ा गया है। ये स्थितियां स्वास्थ्य और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि मूड में बदलाव, मूड स्विंग जो कहते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती और समग्र मानसिक स्वास्थ्य में खामियां आनी शुरू हो जाती है। हमें कई बार सर दुखता है, कहीं चोट लग जाती है, हाथ कट जाता है, अ, कंधे दर्द करते हैं, गर्दन दर्द करती है। हम रात को सोते हैं और सुबह गायब। चमत्कार। ये चमत्कार, ये जादूगर हैं चयापचय, मेटाबॉलिज्म। सर्केडियन लय जीव-जंतु में चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म और सर्केडियन लय में व्यवधान, उसकी डिसरप्शन। सर्केडियन रिदम में व्यवधान को मोटापे और बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाती है हमारे शरीर में। अगर मेटाबॉलिज्म रात को नहीं होती है तो मेटाबॉलिज्म द्वारा क्या होता है, हमारा शरीर एक तरह से रिपेयर मोड में जाता है और रेस्टोरेटिव मेटाबॉलिज्म के तहत हमारे शरीर में पाचन का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह काम करता है और क्या होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे सेल्स को विश्राम मिलता है और उन्हें ऊर्जा मिलती है जिसके कारण वो अच्छे कार्य करते हैं। सेल्स को विश्राम मिलती है तो अंग को विश्राम मिलता है, अंग को विश्राम मिलता है तो हमें पूरे शरीर को विश्राम मिलता है। तो सर्केडियन रिदम के इस लय से मेटाबॉलिज्म पर काफी प्रभाव पड़ता है। सर्केडियन लय जीव जंतु में हार्मोन के उत्पादन को भी नियंत्रित करते हैं और विभिन्न मानसिक शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभाव करते हैं। अब जैसे हम उदाहरण में देखे थे कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन नामक के हार्मोन्स को। कॉर्टिसोल हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है जिसके कारण हम कार्य पूरी करते हैं और मेलाटोनिन से हमें नींद आती है और हम सो जाते हैं। कईयों को जो नींद की बीमारी होती है जैसे इंसोम्निया होता है या स्लीप एप्निया होती है, उन्हें मेलाटोनिन की आर्टिफिशियल दवाएं दी जाती है ताकि उनको नींद आए और ये सर्केडियन रिदम अपने आप से हमारे शरीर में पैदा करती हैं। अगर जब तक हमारे इस लय का तालमेल ठीक-ठाक बैठा रहेगा, तो मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल नामक की हार्मोन्स हमारे शरीर में विकसित होती रहेंगी।
सर्केडियन लय में व्यवधान का कारण सर्केडियन लय में व्यवधान से हार्मोन असंतुलन कम या ज़्यादा हो सकते हैं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती है। ये एक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया सर्केडियन रिदम का एक चक्र या एक घड़ी है, जिसमें हम दिखाया गया है कि हम इसके बारे में और भी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। 6 बजे सनराइज़ होता है। 6:45 पर हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। फिर 7 बजे जो मेलाटोनिन की जो उत्पादन होती है, वो कम हो जाती है। 8 बजे हमारे जो हम शौचालय जाते हैं और 10 बजे हम यानी हमारी चेतना बढ़ जाती है। वैसे-वैसे देख के पूरे 12-24 घंटे का एक किस घंटे में क्या होता है उसके बारे में वैज्ञानिक ने हमें बताया है। हम लास्ट में इसको आयुर्वेद के साथ इसकी तुलना करेंगे। विधान और विकार सर्कैडियन लय के विधान के कारण जेट लैग जब हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं और उन दोनों जगहों के अगर समय में काफ़ी अंतर होता है। समझ लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ का समय का अंतर सिर्फ़ आधे घंटा या 1 घंटा है, तो उससे हमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। उदाहरण के रूप में अगर आप अ, समझ लीजिए दिल्ली से लंदन जा रहे हैं, तो उसका करीब-करीब साढ़े 5 घंटे का फ़र्क है। अगर आप समझ लीजिए दोपहर को 3 बजे आप उड़ान भरते हैं और आप लंदन की तरफ जाते हैं। आप उस वक़्त रोशनी होती है, आप रोशनी के सहित जाते रहते हैं लंदन की तरफ। ये उड़ान का करीब-करीब 10 घंटे का 9 से 10 घंटा होता है। जब आप लंदन पहुँचोगे वहाँ के हिसाब से 1 बजा होगा। लेकिन आपको अगर 8-10 बजे सोने की आदत है, तो 7 घंटे के अंदर आपको नींद आनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्योंकि आप रोशनी के सहित जा रहे हो, तो आपको नींद आना थोड़ा असंभव है। तो जब लंदन पहुँचोगे तो आपका क्या हाल होगा? आपको सुस्त महसूस होगी, सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा इत्यादि। लेकिन हमारा शरीर एक कुदरत का बना हुआ अ क्या बोलते हैं, एक मिरेकल है, जो अपने आप से शरीर को ठीक कर लेता है। ये जो 5 साढ़े 5 घंटे का जो फ़र्क है, ये कुछ 2-3 दिन में हमारा शरीर अपने आप से उसे ठीक कर लेता है। इसे हम अस्थायी व्यवधान कहते हैं। एक टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए ही होता है। जो शिफ्ट में काम करते हैं, जो 2 तरह की शिफ्ट होती है सुबह और रात। अगर कुछ दिन के लिए अगर रात शिफ्ट में काम करें तो उससे कुछ ज़्यादा हमारे शरीर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो परमानेंटली रात शिफ्ट में काम करते हैं, उनके शरीर के फ्रॉम उनके शरीर में काफ़ी मानसिक और शारीरिक में बहुत फ़र्क पड़ता है और वो काफ़ी बीमारियों के ग्रस्त में आ जाते हैं जैसे कि बीपी बढ़ जाती है, डायबिटीज़ आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हृदय संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं और कैंसर नामक भयानक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हो कि नींद हमें कितनी ज़रूरी है। रात की नींद कितनी भी हो, जो रात की नींद है, रात की नींद है, वो हम पूरी तरह सुबह सोकर हम उसे पूरी तरह पूरा नहीं कर सकते हैं। ये आके कइयों की बस की बात नहीं है। जैसे नौकरी पेशा के लिए जो है, जो रात को रहना पड़ता है, उसके पास उसके अलावा विकल्प नहीं है। और तीसरा कारण है कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश मतलब आर्टिफ़िशियल लाइट। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे शाम ढलती थी, सूरज अस्त होता था, अंधेरा छा जाता था। मेलाटोनिन नामक की हार्मोन हमारे शरीर में विकसित होने लग जाती थी और समय पे हम सो जाते थे और अगले दिन समय पे हम जाग जाते थे। हमारा शारीरिक और मानसिक श चुस्त और यानी चुस्त और तंदुरुस्त रहता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही सूर्यास्त होता है, सारी मार्केट की लाइट्स शुरू हो जाती हैं, बिल्डिंग की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, चारों तरफ आर्टिफ़िशियल लाइट या कृत्रिम प्रकाश ही प्रकाश होते हैं और उससे सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उनमें से जो ब्लू लाइट जो बोलते हैं, जो उसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है, हमारे मेलाटोनिन को दबा देती है और उसको सप्रेस कर देती है। इस कारणवश हमें ढंग से अच्छी तरह नींद नहीं आती।
और हमें नींद की बीमारी, इंसोम्निया, स्लीप अपनिया जैसी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो आज के दौरान हम देख सकते हैं कि कितने जने को कोई ना कोई बीमारियाँ रहती है। किसी को एसिडिटी रहती है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, किसी को क बीपी ज़्यादा रहता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, किसी को डायबिटीज़ रहती है, या किसी को ये सब हो रहते हैं। ये सब इस कृत्रिम प्रकाश के कारण है। व्यवधानों के प्रबंध और उपचार, उनके हल क्या हैं? हम नियम का पालन करें। हम नियम पे सोएं, नियम पे उठें, नियम पे भोजन करें और नियम पे सब कुछ करने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। कृत्रिम प्रकाश के संपर्क को कम करें या सीमित करें। रात जैसे शाम ढलती है, रात होने लगती है, आपके सोने के 1 घंटा पहले आप हो सके तो अपने रूम को थोड़ा पर्दे वगैरह डाल के थोड़ा अंधेरा कर लें और सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को अपने आप से दूर रख लें। तो इससे आपको सही समय पे नींद आने की संभावना होती है। और दूसरे उपचार होते हैं दवाइयाँ और लाइट थेरेपी से उपचार किया जा सकता है। हर चीज़ हमारे बस में नहीं हो सकती है, जैसे कुछ चीज़ हमारे बस में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जो रात को शिफ्ट में काम करते हैं, उनके बस में नहीं होती है। अगर वो बोलेंगे नहीं हम रात को शिफ्ट में नहीं काम करेंगे, तो शायद उनको नौकरी गँवानी पड़ेगी। तो ऐसे में हमारे वेदांतरी द्वारा दिए गए वेदांतरियम बहुत उपयोग साबित होती है। शारीरिक नुकसान के लिए हम सरलीकृत व्यायाम कर सकते हैं, कायाकल्प कर सकते हैं। इससे शरीर में ऊर्जा आती है और शरीर को पर्याप्त विश्राम और चुस्ती मिलती है। रात ढलते ही, रात नहीं उनके लिए तो रात में दिन है, तो उनको वो क्या कर सकते हैं, दिन में पर्दे वगैरह लगाकर ध्यान कर सकते हैं, आत्म-विश्लेषण कर सकते हैं। इससे उनका मन शांत होगा और ध्यान करने से हम क्या बोलते हैं ध्यान में, अगर हम आज्ञा चक्र पे और तुरियम चक्र पे ध्यान करते हैं तो क्या होता है? आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से क्या होता है? ये आके मास्टर सेंटर हैं जो बाकी अ, चक्रों को कंट्रोल करता है और बाकी सेंटर को कंट्रोल करने से क्या होता है, वहाँ पर जो हार्मोन्स की उत्पादन रेगुलेट हो जाती है। सही है ना? तो अगर हम ध्यान करें, आज्ञा ध्यान या तुरियम ध्यान करने से हमें जो मेलाटोनिन जो रात को ही विकसित होती है ध्यान करने से, वो सुबह के वक़्त भी विकसित हो सकती है, अगर हम ध्यान करें तो। तो रूम को थोड़ा पर्दे से ढक लें और ध्यान करें और फिर अच्छी नींद भी आ सकती है। ये आके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं कोई उपचार नहीं है तो हम एतात्रियम के दिए हुए इनको पालन करने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। वैज्ञानिक कृत्रिम लय से रख के इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना और उम्र को कैसे कम करना, उस पे भी खोज कर ही रहे हैं। अब चलो आयुर्वेद की तरफ थोड़ा देखते हैं। सर्केडियन लय ये आके हमारे वैज्ञानिक की खोज है और ये हमारे एंशिएंट वैज्ञानिक जो एंशिएंट साइंटिस्ट हैं, ये हमें काफ़ी हज़ारों साल पहले ही हमें इसके बारे में बता दिया था। हमारे मन, शरीर और व्यवहार में पूरे दिन में ये स्वाभाविक है कि हमारे मन, शरीर और व्यवहार में पूरे दिन भर में उतार-चढ़ाव आता रहता है। अब मेरी जो मनस्थिति इस वक़्त है, शायद दोपहर के वक़्त ऐसी नहीं रहेगी। अब मेरा जो शरीर अब एकदम चुस्त और फुर्तीला है, शायद शाम ढलते-ढलते ऐसा नहीं रहेगा। इसका क्या कारण है? और शरीर संरचना, मेरा शरीर का संरचना आपके शरीर के संरचना से भी भिन्न हो सकता है। उदाहरण के रूप में मेरे शरीर के संरचना में कफ और पित्त के दोष ज़्यादा हैं, तो मेरा शरीर थोड़ा भारी होगा और मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये आयुर्वेद में ये क्या है ये? ये वात, पित्त और कफ, हम वात, पित्त और कफ दोष कहते हैं, जो ऊर्जावान शक्तियाँ हैं, जो आपके जीवन की धारा को नियंत्रित करती है। ये दोष पूरे 4 24 घंटे के दिन में
4 घंटे की अवधि में हम पर अपना प्रभाव डालती रहती है। तो 24 घंटे को आप 4 घंटे से विभाजित कर लीजिए, तो हमें कितना मिलता है? 6 6 सेक्टर्स मिलते हैं। 3 सुबह 6 से 2 बजे, 6 से शाम के 6 बजे तक, फिर बाकी का होता है शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। ये ये दोष पूरे 24 घंटे के दिन के चक्कर दिन दिन में 4 घंटे की अवधि में हम पर अपना प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक 4 घंटे की अवधि में एक दोष का प्रभाव हम पे होता है और इस प्रकार हम उस दोष के गुणों से प्रभावित होते हैं। इसे समझ अगर हम इसे समझ लें और उन गतिविधियों को चुनें जो उस समय के प्रमुख ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सके, तो हमें अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान और शांति की अनुभूति होगी। कफ दोष का समय है सुबह 6 बजे से 10 बजे। कफ जल और पृथ्वी की ऊर्जा है और इसलिए भारी और गतिमंद है। यदि आप कफ समय के दौरान जागते हैं, जो सुबह 6 से 10 बजे के बीच होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है अगर जब आप 6 बजे के बाद जागते हो तो? आप अलार्म रखते हो 6:30 बजे का उदाहरण के रूप में, क्या आप 6:30 बजे जग जाते हो? नहीं, आप क्या करते हो अलार्म को स्नूज़ में डाल के और कुछ देर सोने की इच्छा होती है। क्योंकि इस वक़्त आपका शरीर भारी हो जाता है और आपको और नींद की तलब होती है और आपको उठने में बहुत दिक्कत होती है। यदि आप कफ समय के दौरान जागते हैं, जो सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच होती है, तो आपके भीतर ये गुण बढ़ जाते हैं, भारी गुण बढ़ जाते हैं और आप भारीपन और सुस्त महसूस करते हैं। आप खुद ही ये ट्राई कर के देख सकते हो। एक दिन आप 7 बजे उठकर देखो आपको कैसा महसूस होता है और 5 बजे उठकर देखो आपको कैसा महसूस होता है। आपको पता चल जाएगा कि किस समय आपको उठना चाहिए। सुबह का 6 बजे उठकर अगर हम सरलीकृत व्यायाम करने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर इस वक़्त भारीपन के वक़्त अगर हम कसरत करें, तो हमें मोटापे से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कइयों का ये धारणा है कि सुबह भारी नाश्ता करना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट का मतलब फ़ास्ट को तोड़ो और भारी खाना खाओ। ये धारणा गलत है। नाश्ता बड़े भोजन का समय नहीं है, क्योंकि इससे केवल भारीपन और सुस्ती बढ़ेगी। पित्त उत्पादक को नियंत्रित करता है, पित्त प्रोडक्शन को नियंत्रित करते हैं। इस समय सूर्य आकाश में उच्चतम होते हैं, यानी एकदम पीक में रहते हैं। पित्त ताप का दोष है, क्योंकि यह अग्नि और जल से बना है। जिसके शरीर में पित्त जो दोष ज्यादा होगा, जैसे मेरे शरीर में है, तो उनको एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम सदैव रहेगी। इस दोपहर की गर्मी का उपयोग करके हम उत्पादक बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा है, दोपहर की जो ऊर्जा है, हमें आके किसी न किसी प्रोडक्टिव कार्य में इस्तेमाल करना चाहिए और हम काफ़ी हद तक सफल रहेंगे उस कार्य करने में। दोपहर का समय भोजन का समय होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में नहीं, मतलब इस समय आप अच्छा नहीं बोलते ना, 56 भोग वैसा खाना खा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, वो तीव्र होती है और भोजन को पचाने में सक्षम होती है। वात दोष दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक अपना प्रभाव डालती है। वात जो वायु और आकाश तत्वों से बना है, गति, स्पीड, संचार, सर्कुलेशन और श्वास, ब्रीथिंग को नियंत्रित करते हैं। दिन का ये समय रचनात्मकता और व्यापक सोच को चरण पर पहुंचाती है। क्रिएटिव इस समय क्रिएटिविटी बढ़ती है। यह रचनात्मक गतिविधियों और समस्या साधना करने के लिए एक बेहतरीन समय है।
अगर कोई समस्या है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये समय सबसे उत्तम है। अपने आप को एक शांतिपूर्ण वातावरण में रखें और 1 कप हर्बल चाय का सेवन करें इस वक़्त। इस समय असंतुलित होने की संभावना भी है। तो हमें इस समय क्या करना चाहिए? ध्यान का अभ्यास करने से रचनात्मक विचार बढ़ते हैं। हमें क्रिएटिविटी आइडियाज़ बढ़ती हैं और जो असंतुलित होते हैं वो दूर होगा। तो वेदात्री महर्षि द्वारा बताए गए कितने साके ध्यान हैं। हम उन ध्यानों से कुछ ध्यान अगर हम इस वक़्त करेंगे, तो हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। शाम को 6 शाम को 6 बजे से लेके 10 बजे तक कफ पुनः प्रभावित हो जाते हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक कफ दोष प्रभावित होते हैं और शाम को वापस 6 से 10 बजे प्रभावित हो जाते हैं। सुबह के 6 से 10 बजे तक के अंदर आपको उठ जाना चाहिए, नहीं ना भारीपन होगा। जो विकार होता है सुबह का, वही आपको शाम को लाभ देता है। ये समय आराम का है, हल्का खाना खाने का है और ये जो भारीपन होती है ना जो कफ का, ये आपको अच्छी नींद आने में मदद करता है। कफ के दौरान बिस्तर पर जाने से इसकी भारी गुणवत्ता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आप स्वाभाविक रूप से आसानी से सो सकते हैं। सोने से पहले आखिर 1 या 2 घंटे के दौरान केवल शांत करने वाली गतिविधियों को ही करें। अपने पास से सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को दूर करें और हो सके तो स्वामी जी के बताए हुए प्रवचन को सुनें, तो आपको या क्या अच्छी नींद तो आएगी ही आएगी और आपको काफ़ी हद तक उन प्रवचनों से लाभ मिलेगा। रात का पित्त समय 10 बजे से 2 बजे तक होते हैं। दोपहर का वक़्त हम कहते हैं कि अच्छी तरह खाना खाओ। क्या रात को 10 बजे से 2 बजे हमें खाना खाना चाहिए? और इस दौरान सोना ज़रूरी है। हमें खाना नहीं, सोना ज़रूरी है। सुबह की अग्नि हमें खाना पचाने में काम करती है और शाम की अग्नि क्या करती है? क्योंकि अब जो गतिविधियाँ होती है वो आपके अंदर होती है। ये आंतरिक सफाई और चयापचय को का समय है। ये समय इंटरनल क्लेंजिंग और मेटाबॉलिज्म का है। ये जो अग्नि है, वो अग्नि मेटाबॉलिज्म के लिए और अंदरूनी सफाई के लिए प्रयोग करना है, ना कि उस वक़्त जागकर कुछ खाना है। यदि आप इस महत्वपूर्ण समय के दौरान जागते रहते हैं, तो आप दिन के इस समय का लाभ लेने में चूक जाते हैं। इसके बजाय आप खुद को रेफ्रिजरेटर पर आइसक्रीम या बचे हुए पिज़्ज़ा की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। मौत समय रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक लौटता है, जो संक्रमण का एक और समय दर्शाता है। योगियों ने बहुत पहले ही पता लगा लिया था कि दिन का ये समय जब वायु और आकाश हावी होते हैं, ध्यान, प्रार्थना, जप और अन्य आध्यात्मिक प्र प्रथाओं के लिए दिन का सबसे उच्च समय होता है। सुबह 6 बजे से पहले उठकर यानी 4 और 6 बजे के बीच में आप दिन के इस शांतिपूर्ण समय को अगर आप स्वामी जी के बताए हुए ध्यान करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। तो सबसे बेस्ट टाइम बोलते हैं ना 4 से 6 बजे हम उसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं कि उस वक़्त आके वक़्त का प्रभाव ज़्यादा रहता है और अगर हम इस वक़्त हम ध्यान करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्रकृति के संकेतों को सुनकर और उसकी लय का पालन करने से वह आपको सर्वोत्तम स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करेगी। अब देखते हैं हमारे आयुर्वेद और सर्केडियन क्लॉक के बीच में क्या सामान्यता है। शुरू करते हैं सुबह करते हैं 6 बजे से। अ, दिखाया गया है कि ये आके 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट का समय है।
ठीक है, हम भी मैंने भी कहा था कि कफ दोष के दौरान, और स्वामी जी का भी बताया हुआ जो एक फूड एंड हैबिट्स में बताया गया कि सुबह 8 बजे भोजन का नाश्ता का समय होता है। तो ये सर्केडियम रिदम और हमारे कफ दोष का समय काफी हद तक मिलता है। यानी सुबह 8 बजे नाश्ते का टाइम है, तो यहाँ भी 8 बजे करीब करीब नाश्ते का टाइम है। और फिर चलते हैं हम। ओके, फिर आता है ये जो समय है 1 से 2 बजे के बीच में, खाने का समय है, लो एनर्जी नैप टाइम। 1 मिनट। और यहाँ भी दिखाया गया कि फायर फायर का टाइम है, मतलब पाचन शक्तियाँ यहाँ पर अधिकतम होती है। तो हमारे आयुर्वेद में भी 10 से 2 के बीच में पाचन शक्ति के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक बैलेंसिंग गेटिंग, यानी वो शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिज्म और एंडोक्राइन की गतिविधियां शुरू हो जाती है। मतलब ये जो दिखाए हैं 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद हमारा पित्त शुरू हो जाता है, जो शाम का पित्त है 10 से 2 बजे तक। और उस दौरान रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिज्म काम करना शुरू कर देती है। तो इस काफी हद तक हमारे आयुर्वेद और सर्केडियन रिदम में काफी काफी सामान्यता है। मैंने कुछ बताया, नीचे कुछ दिया है, यहाँ देखिए। वेकअप 5 से 7 बजे वेकअप। तो हमने भी ये कहा कि 6 बजे के पहले हमें जाग लेना चाहिए। बॉल मूवमेंट्स मतलब हम सुबह उठ के शौच करने चले जाते हैं। यहाँ भी कफ के टाइम पे उठते हैं हम, जैसे अगर हम समझ लीजिए 5 बजे उठते हैं, उठते ही कुछ क्षण में हम शौच जाके हम पेट हल्का कर लेते हैं। ये समय मेडिटेशन का बेस्ट टाइम है, ये भी 5 से 7 दिया गया है। हम भी आके रात के सुबह 2 से 6 बजे के बीच में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट का समय 7 से 9। 7 से 9 क्या है? कफ का समय है। कफ का समय में हम नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। वॉकिंग जरूरी है, वॉकिंग मतलब कसरत। हम शरीरकृत व्यायाम कर सकते हैं। और ये समय 9 से 11 बजे, मतलब कफ के समय से लेके पित्त समय काम करने का सबसे बेस्ट टाइम है। और 11 से 1 बजे हमने क्या बताया कि 10 से 2 बजे के बीच में पित्त समय होता है। अगर आप इस टाइम 12 बजे के करीब अगर आप भोजन कर लेते हो, भारी भोजन हो तो भी अच्छी तरह पच जाएगा। ईट मेन मील ऑफ द डे 11 से 1 बजे के बीच में। फिर 3 से 5 पढ़ाई के लिए उत्तम है। और जब 3 से 5 बजे क्या होता है, 2 बजे से 6 बजे बात शुरू हो जाती हैं, जो हमें क्रिएटिव आइडियाज देती हैं। फिर 5 से 7 बजे एक्सरसाइज और लाइट डिनर। वापस 6 बजे कफ शुरू हो जाते हैं, और 7 बजे 8 बजे हम भोजन, रात का भोजन कर सकते हैं। लाइट रीडिंग एंड मसाज 7 से 9 बजे, जो कफ का टाइम है। थोड़ा बहुत कसरत करें तो अच्छा रहेगा। और कामिंग सोशलाइजिंग 9 बजे के बाद से, मनी कफ मतलब 10 बजे 8 बजे 10 बजे के करीब, 9 से 10 बजे करीब हमें सो जाना चाहिए। और 1 घंटा पहले हमें कामिंग और सोशलाइजिंग एक्टिविटीज शुरू कर देनी चाहिए। और ये 11 से 1 बजे गो टू स्लीप डाला हुआ है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि 10 बजे के अंदर सो जाना चाहिए। और 1 से 3 बजे डीप स्लीप और डिटॉक्स होता है, जो पित्त का समय है। रात को 10 बजे से 2 बजे हमारा शरीर डिटॉक्स में जाता है। इस तरह अगर आप देखेंगे ना, हमारे आयुर्वेद और सर्केडियन रिदम में काफी तालमेल है। धन्यवाद नरेश बाबू जी। मैं इसके साथ मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। थैंक यू।